हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टेस्ट है आपका टेस्ट नंबर आपका 55 है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। बहुत सारा सवाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँगा, पूरा डिस्कशन करते हुए चलूँगा हर एक सवालों का। ठीक है, आपकी जो क्लास होती है वो डेली शाम में 7 बजे से क्लास होती है, तो सभी लोग 7 बजे से बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको 7 बजे नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और ये क्लास आपका मेन रूप से 1 to 5 के लिए है। ठीक है, स्पेशल जो क्लास है ये आपका 1 to 5 के लिए है। ऐसे तो सामान्य अध्ययन सभी को पूछा जाएगा, तो सभी लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9th 10th में भी सामान्य अध्ययन रहेगा आपका, 11th 12th लोगों को भी सामान्य अध्ययन रहेगा आपका। ये जो क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ ये आपका NCERT और SCERT दोनों से आपको मिला करके ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, आपका तैयारी कर रहे होंगे बिहार शिक्षक बहाली के लिए, अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। तो 1 to 5 से संबंधित आपको सारे मिल जाएंगे। और 9th 10th से संबंधित दोस्तों 9th 10th जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे होंगे उनको भी आपको पूरा तैयारी यहाँ पर हो रहा है। तो 9th 10th जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो दोस्तों आपको यहाँ पर जुड़ जाइएगा। देखिए, जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे होंगे उनकी जो क्लास चलती है रात में 9 PM से चलती है। ठीक है, जहां पर आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक दोस्तों ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल चैप्टर वाइज और एकदम जीरो लेवल से दोस्तों आपको करवाया गया है। चैप्टर वाइज करवाया गया है ना। जहां आपको दोस्तों ज्योग्राफी का देखिए मैं लगभग कंप्लीट कर दिया हूं, हिस्ट्री का आपको कंप्लीट कर दिया हूं, ये आपको मिल जाएगा है ना। इसका PDF भी, वीडियो भी, सारा चीज आपको मिल जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का दोस्तों। इसके बाहर आपको नहीं आने वाला है। इसके अलावा पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी अभी फिलहाल रात में 9 बजे से चल रही है और इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आपका सिर्फ 9 10 में है, तो 9 10 आपको इकोनॉमिक्स करवा दिया जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं 1 to 5 के जितने भी आपके है ना विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका टेस्ट है। आज टेस्ट नंबर आपका 55 होगा। 50 महत्वपूर्ण सवाल है और इसी से संबंधित आपका बहुत सारे सवाल यहां पर हम बताते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, अभी आपका जो ये ऑफर है दोस्तों है ना, 50% आपको फी में ऑफ कर दिया गया है। मात्र 251 में आप इसको सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो ये नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा। और आपको दोस्तों ये जो नंबर दिख रहा है आपको ना, फोन पे, गूगल पे नंबर, इसी नंबर पे आपको मात्र 251 पे करना है। हमारा जो चार्ज था वो 499 था, इसको आधा कर दिए दोस्तों। मात्र 251 आप पे करके इसी नंबर पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर, और ये गूगल पे, फोन पे दोनों एक ही नंबर है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं वहां पर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा आपको पर्सनली जितने अभी क्लास हुए हैं है ना, उसके सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर डेली वाइज दोस्तों ग्रुप में आपको मिलते रहेगा। ठीक है, सारी व्यवस्था आपको कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा है ना, जितने लोग आ गए हैं। 7 बज गई है और 7 बजे से दोस्तों आपकी डेली टेस्ट चलती है। तो आज का देखिएगा पहला सवाल कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। देखिए, दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये सवाल है आपका। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम द्वारा, या NS काजरोलकर द्वारा, या फिर महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। दलित वर्ग जो संघ है इसका जो निर्माण किया गया था आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों को। आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना। देखिए, लाइव क्लास आप लोग जरूर किया कीजिए 7 बजे से है ना। 7 बजे से आप लोग बिल्कुल तैयार रहना है और 7 से 8 ये क्लास चलेगी। इसके बाद दोस्तों 9 से 10 हमारी 9 10th वाली क्लास चलेगी। तो ये दोनों क्लास अगर आप करते चलते हैं तो जितना भी क्लास करवा दिए हैं इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर आपका A हो जाएगा। देखिए, BR अम्बेडकर की अगर बात करें दोस्तों है ना, तो BR अम्बेडकर ने एक सभा की स्थापना किए थे, हितकारिणी सभा। पूछा जाता है कि हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किए थे, तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा है ना, हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी आपका। ठीक है जी, चलिए BR अम्बेडकर ही दोस्तों है ना आपके जो अनुच्छेद 32 है इसको हृदय एवं आत्मा कहे थे अपने संविधान का आपका। ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में क्या था आपका, तो अनुच्छेद 32 में था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका। ठीक है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर आपका। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो त्योहार है वो भगवान सूर्य
और है ना सूर्य भगवान और उनकी पत्नी जो है उषा को समर्पित है। जी हाँ, वो कौन सा त्योहार है जो भगवान सूर्य और सूर्य की पत्नी जो है उषा इनको समर्पित किया गया है? वो त्योहार कौन सा है? यानी कि इस त्योहार में दोस्तों है ना सूर्य की और इनकी पत्नी की पूजा की जाती होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। जी हाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार का जो महापर्व जिसको कहा जाता है वो है आपका छठ पूजा, और इसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, हर एक बच्चा को पता है बिहार वाले लोगों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार का महापर्व अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका छठ पूजा। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है छठ पूजा आपका। ठीक है जी, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जी हाँ, अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा यहाँ पर कृत्रिम है आपका? अब देखिए झील जो है दोस्तों वन है, गार्डन है या फिर तालाब है, ये कृत्रिम कौन सा इसमें दिख रहा है? तो जो गार्डन है ना, गार्डन को तो हम लोग बनाते हैं ना, अपने हाथों से बनाते हैं दोस्तों, है ना, अपने छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। जो झील है, वन है, तालाब है, ये पारिस्थितिक तंत्र का ये कृत्रिम वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा गार्डन हो जाएगा आपका, जो है आपका कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है, बाकी जो है ये प्राकृतिक रूप से आपका बनता है आपका। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1935 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो टांसले के द्वारा दोस्तों इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था आपका पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, है ना। कई बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, है ना। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्राकृतिक और एक हो जाएगा आपका कृत्रिम। और प्राकृतिक में जैसे वन है, मरुस्थल है, तालाब है, टुंड्रा है, ये सभी आपके प्राकृतिक आ जाएंगे। और कृत्रिम में क्या हो जाएगा? बगीचा, फसल, पार्क, ये सब हम लोग अपना खुद लगाते हैं, तो ये आपका कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक बड़ा अस्थायी अगर कहे तो वो हो जाएगा आपका महासागर, है ना। सबसे बड़ा तो महासागर ही है ना, तो महासागर में देखिए आपको सब चीज मिल जाएगा, है ना। वहां पर जीव जंतुएं भी हैं, पादप भी हैं, है ना, सब चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, अगर पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र, है ना, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है जी, तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों ये बेंगलुरु में है। कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, तो ये आप याद रखना है। अगला सवाल चलते हैं आपका 4 नंबर कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किधर स्थित है? अब देखिए सिंधु नदी जो कह रहा है दोस्तों ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किधर स्थित है। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है भाई साहब, तो मैं आपको फिगर में अगर बता दूं तो ये वाला जो आपका जो दिख रहा है दोस्तों ये है आपका थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? तो ये थार का मरुस्थल, इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के दोस्तों जो आपको सिंधु नदी तो इधर बहती है ना, पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किधर है? ये पश्चिम में है ना, किधर है? पश्चिम में है। आप इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका पश्चिम। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार इस प्रकार के भी सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसका स्थिति पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और इसके दोस्तों पश्चिम में कौन है? तो पाकिस्तान देश है, और पाकिस्तान से होकर के बहती है कौन सी नदी? तो सिंधु नदी आपका, है ना। सिंधु नदी निकलती है तो आपके तिब्बत से, लेकिन दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और फिर जाकर के ये अरब सागर में गिरती है आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलिएगा, प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का सबसे अच्छा अवधारणा निरूपित कौन करता है दोस्तों? सबसे अच्छा अवधारणा कह रहा है कि कौन सा निरूपित करता है, क्या हो जाएगा? देखिए जीडीपी, है ना। जीडीपी का मतलब क्या होता है ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोग्रेशन, है ना। और शुद्ध घरेलू उत्पाद में कह रहा है कि सबसे अच्छा जो निरूपण होगा आपका आंसर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास जो है ये शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि आगरा नहर की स्थापना किसने की थी? बताइए। आगरा नगर है ना, आगरा नगर, मैंने नहर पढ़ लिया, है ना, सॉरी, आगरा
हो, नगर कहिए या शहर कहिए, बात बराबर है ना। आगरा नगर की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपको सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा जी? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा नगर की स्थापना, है ना। सिकंदर लो और दी, ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कई बार पूछा गया दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। कब किया गया था? याद रखिएगा 1504 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना होती है ना। आगरा शहर की स्थापना किया जाता है। और देखिए शहर की जो स्थापना होती है 1504 में दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि जो सिकंदर लोदी था, इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो राजधानी बनाया था आपको 1506 ईस्वी में और बसाया था इसको 1504 ईस्वी में आपका, ठीक है। चलिए, और सिकंदर लोदी ने दोस्तों मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने के लिए रोक लगाया था ना। मुहर्रम पर जो मुस्लिमों का जो पर्व है, उस पर जो ताजिया निकलता है ना, तो उस पर ये रोक लगा दिया था आपका, ठीक है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका 7 नंबर सवाल है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों, ये पारित किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। किसके का शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन की अगर हम शासनकाल की बात करें, तो इसका जो शासनकाल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासनकाल था, है ना। ये वायसराय रहा था आपका, ठीक है ना। और इन्होंने दोस्तों 1904 ईस्वी में, है ना, 1904 ईस्वी में इन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 8 नंबर कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। देखिए अबुल फजल के जो हत्यारे थे उनको पुरस्कृत किया गया था, किनके द्वारा? अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, मानसिंह ने किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं किया था दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? तो अबुल फजल के हत्यारे को दोस्तों जो पुरस्कृत किया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको जहांगीर के द्वारा आपका, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की पंचशील समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचशील कई बार पूछा गया है। तो ये पंचशील समझौता जो होता है ये आपको भारत और चाइना के बीच होता है दोस्तों, है ना। भारत और चीन के बीच ये समझौता होता है। ये समझौता होता है आपका 1904 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, है ना। 1904 नहीं, 1954 ईस्वी में ये आपका समझौता होता है आपका, याद रखिएगा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है आपका 10 नंबर सवाल कि मालदीव को आधिकारिक भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। मालदीव जो हमारा देश है, ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है, दक्षिणी पड़ोसी देश है, तो इसका आधिकारिक भाषा पूछ रहा है क्या है? तो मालदीव का जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों वो है दिवेही। क्या नाम है इसका? दिवेही भाषा है आपका। ऑप्शन हो जाएगा आपका दिवेही, है ना, दिवही या फिर दिवेही। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है। मालदीव का अगर पूछे राष्ट्रीय फूल क्या है भाई साहब बताइए, तो मालदीव का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो फूल है दोस्तों आपको गुलाबी गुलाब, है ना। जो गुलाबी गुलाब है, क्योंकि गुलाब का कई रंग होता है, तो जो गुलाबी गुलाब है ये इसका राष्ट्रीय फूल है, याद रखिएगा मालदीव का आपका। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो नारियल का पेड़, है ना, क्योंकि यहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पेड़ माना गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मालदीव कहाँ पे है ना, तो मालदीव आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मालदीव यहाँ पर दिखेगा आपको, हिंद महासागर में आपका मालदीव है। मालदीव, है ना, ये मानते हैं मालदीव है आपका। और मालदीव दोस्तों, और ये मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री है दोस्तों? ये 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है ना, ये किसको किसको अलग करता है? तो ये हो जाएगा मालदीव और ये हो जाएगा मिनिकॉय। ये कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये मिनिकॉय और मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल को डिवाइड करता है आपका, है ना। मिनिकॉय जो है ना, ये लक्षद्वीप का आपको द्वीप है एक, तो ये लक्षद्वीप का जो द्वीप है और मालदीव के बीच में दोस्तों ये आपका 8 डिग्री चैनल है, पूछा जाता है, ठीक है। मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो मालदीव के संसद का नाम है आपका मजलिस। कई बार आपको पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है, मजलिस है आपका। ब्रिटेन से दोस्तों मालदीव आज़ाद कब हुआ था? क्योंकि मालदीव पर भी ब्रिटेन का ही शासन था, तो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था ये 26 जुलाई 1965 को, ठीक है। 26 जुलाई 1965 को दोस्तों ये आज़ाद होता है ब्रिटेन से आपका। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि नपीदा, है ना, नापीदा, हाँ ठीक है, नापीदा जो है, नापीदा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है?
है ना। नापीदा किसकी राजधानी है, तो आपको पता होगा दोस्तों, है ना। कि मैं तो थोड़ा सा फिगर से बता दूं आपको, है ना। मैं जैसे कि मैं थोड़ा सा फिगर बना रहा हूँ भारत का, ठीक है। ये रहा आपका भारत, है ना। फट से मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका भारत रहा, है ना। ये जो आपका भारत रहा, तो भारत का जो दोस्तों आपका ये जो एरिया है ना, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो इधर कौन सा देश है, इधर है आपको म्यांमार, है ना। इधर कौन सा देश है दोस्तों, इधर है आपका म्यांमार। और म्यांमार जो सीमा बनाता है कौन कौन से राज्य से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। 4 राज्यों से ये सीमा बनाता है। वही आपको पूछ रहा है कि जो म्यांमार है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है, नापीदा है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कई बार ये सवाल आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपको 12 नंबर सवाल कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ये प्रारंभ होता है 1939 ईस्वी से, है ना। और ये जो प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, तो 1939 में ये प्रारंभ हुआ था। हिटलर ने दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। हिटलर का मतलब, हिटलर जो था वो जर्मनी का चांसलर था, और इन्होंने दोस्तों किस पर आक्रमण करता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। और उसी समय से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 1 सितंबर वो समय था आपका, है ना। 1 सितंबर 1939 को आपका ये चला था, और 45 तक आपको ये चला था। आपको 39 में शुरू हुआ था और 45 तक ये आपका चला था आपका, ठीक है। याद रखिएगा, जब हिरोशिमा पर, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था दोस्तों अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में, तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध फिर आपका समाप्त हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था दोस्तों, है ना, ये 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिरा था, ठीक है। याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 और आपका 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को जो गिरा था इसको कहते थे लिटिल बॉय, है ना, लिटिल बॉय इसको कहा जाता था। और दोस्तों जो 9 अगस्त को गिरा था इसको कहते थे फाइटमैन, ठीक है। क्या कहते थे इसको फाइटमैन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा, आपको कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। हिरोशिमा पर सबसे पहले गिरा था 6 अगस्त, उसके बाद नागासाकी पर गिरा था। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था स्थापना हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बहुत सारे लोग इसमें फंसेते हैं कि पंचायती राज जो अधिनियम 2006 है, इसकी धारा जो दोस्तों 90 है और इसकी उपधारा जो 1 है, इसमें कौन सी संस्था की स्थापना की गई है। तो इसमें जो स्थापना की गई है दोस्तों, वो है आपका ग्राम कचहरी, है ना। ग्राम कचहरी की स्थापना इसमें की गई है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, ठीक है। ग्राम कचहरी में दोस्तों सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ग्राम कचहरी का यहाँ पर चुनाव होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई थी, बताइए। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई थी, क्या होगा। तो प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री दोस्तों ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरुआत हुई थी फरवरी 2017 में। कब हुई थी, 2017 आंसर हो जाएगा, फरवरी 2017 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। अगला सवाल है आपका दोस्तों सवाल नंबर 15 नंबर कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, है ना। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती और प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए दोस्तों जो योजना प्रारंभ की गई थी वो थी आपको मेरा गांव मेरा गौरव योजना, है ना। मेरा गांव मेरा गौरव योजना। और ये जो योजना प्रारंभ हुआ था ये 2015 ईस्वी में आपका ये योजना प्रारंभ हुआ था आपका, है ना, याद रखना है। चलिए, और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अरे भाई साहब कहाँ चल गया। चलिए, हाँ 16 नंबर हो गया आपका। अच्छा 16 नंबर पे हम लोग चलेंगे ना। हाँ 16 नंबर सवाल देखिएगा, है ना। 16 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के, है ना, पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था आपका, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से पहले गांव के सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों सामाजिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा ये दोनों का प्रारंभ किया गया था आपका, याद रखिएगा आपका, है ना। और ये जो प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम ये हुआ था आपका 1953 ईस्वी में इसका प्रारंभ होता है, ये भी आप ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय विकास जो सेवा है, विस्तार जो सेवा है दोस्तों, ये हुआ था आपका 1957 में आपका, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 17 नंबर
कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं कि भारत के जो आपका जो उच्चतम न्यायालय है इसका जो आदर्श वाक्य है, तो बहुत सारे लोग सत्यमेव जयते मार देंगे। हमको पता है सत्यमेव जयते मारिएगा आप, है ना, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है ना। सत्यमेव जयते क्या है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते जो है ना दोस्तों, ये भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का ये आदर्श वाक्य नहीं है, ये भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपका उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो हो जाएगा आपका या तो धर्म अस्तु जयः, है ना, या तो धर्म अस्तु जयः जो है ये उच्चतम न्यायालय का आपका आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जहां धर्म है वहां जीत है ना। जहां धर्म है वहां क्या है? जीत है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और सत्यमेव जयते के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सत्यमेव जयते जो है ये भारत का आदर्श वाक्य है। और ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर की, अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा है दोस्तों, है ना। अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी, है ना, ये किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और आपका ऑप्शन है सिंधु नदी और कोसी नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोसी नदी आपका, है ना। कोसी नदी को ही क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पता होगा, है ना। बिहार का शोक कहिए, बिहार का अभिशाप कहिए, ये कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों? आपका कोसी नदी को ही कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है दोस्तों। अगला सवाल है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दर्रा, है ना। दर्रा से एक आध सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, तो जितने महत्वपूर्ण दर्रे हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दीफू दर्रा जो है दोस्तों ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, है ना। दीफू दर्रा कहाँ है जी? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अभी देखिए मैं बहुत सारा दर्रा आपको यहाँ पर मैप में थोड़ा सा, मैं मैप के द्वारा मैं थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूँ कि कौन से दर्रे जो है वो किस राज्य में है। और ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये मैंने भारत का मानचित्र यहाँ पे बना दिया और मैं आपको यहाँ पर दर्शाता हूँ। अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला दर्रा जो दोस्तों ये है आपको कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपको जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है आपका। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, बाड़ालाचा दर्रा, है ना। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो पीर पंजाल हो जाएगा आपको कहाँ जी? तो ये जम्मू कश्मीर में है आपको पीर पंजाल दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? ये लद्दाख में हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा। नीति दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में है नीति दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका रोहतांग दर्रा है। माना दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। और बुर्जिल दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है आपका, ठीक है। तो इतने सारे जो दर्रे मैंने अभी बताया ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये 10-15 दर्रा आपको याद रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दर्रा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप दक्षिण भारत में देखिएगा तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सेनकोट्टा घाट, है ना। 4 दर्रा आपको मिलेगा दक्षिण भारत में आपका, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, और आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा घाट ये आपको केरल में मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको 4 दर्रा आपको दक्षिण भारत में है। पश्चिमी घाट पर्वत में ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिएगा आपको 20 नंबर है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? देखिए लोकपाल विधेयक जो पहली बार पेश किया गया था दोस्तों वो हुआ था आपका 1968 ईस्वी में। कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था पहला लोकपाल, ठीक है। पहला लोकपाल ये 1968 में पेश किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको जो पारित किया गया है ना, पहला जो लोकपाल विधेयक जो हुआ दोस्तों, ठीक है, तो पहला लोकपाल जो बनाया गया था वो 2019 में बनाया गया था। किसको बनाया गया था सबसे पहले? तो ये था आपके पिनाकी चंद्र घोष। अगर पूछे कि वर्तमान में लोकपाल कौन है ना, तो वर्तमान में दोस्तों जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती है। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, प्रदीप कुमार मोहंती है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है दोस्तों? तो हमारे देश में दोस्तों आपका है अप्रत्यक्ष, है ना। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड आपका, ठीक है जी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला जो देश है वो कौन सा देश है जी? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 21 का क्या हो जाएगा? चलिए 21 का हो जाएगा आपका
जेरीमेंडरिज है ना, जेरीमेंडरिंग जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है ना। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो जेरीमेंडरिंग हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जेरीमेंडरिंग। चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरीमेंडरिंग की कूटनीतिक प्रथा का प्रयोग किया गया था। जेरीमेंडरिंग प्रणाली जो है ये यूएसए में प्रचलित है आपका। कहाँ प्रचलित है, यूएसए में ये प्रथा आपका प्रचलित है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। स्विट्जरलैंड में दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, स्विट्जरलैंड में कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका 22 नंबर कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बताइए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा यहां पर नहीं है। तो 22 का आंसर क्या होगा जी, प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। देखिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है ये जीएसटी टैक्स लगता है आपका, और ये कैसा है तो अप्रत्यक्ष कर है आपका, ठीक है। ये कैसा कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, सेवा शुल्क है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कब से लागू किया गया था, तो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। कईवें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, 101वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर पूछे कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, तो वो देश था दोस्तों आपका फ्रांस है ना, वो देश था आपका फ्रांस, जहां पर सबसे पहले ये लागू किया गया था, दुनिया का पहला देश था आपका, और फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में ही दोस्तों। अगला है आपका कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। देखिए चीन में 1911 की क्रांति होती है ना, 1911 की क्रांति होती है चीन में दोस्तों, और इसी से चीन क्या हो जाता है, गणतंत्र की स्थापना होती है, यानी कि चीन आज़ाद हो जाता है ना। 1911 में चीन की लड़ाई होती है, चीन का युद्ध होता है ना, और इसी में दोस्तों चीन में डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा गणतंत्र की स्थापना होती है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कौन सा है, विश्व का जो प्राचीनतम गणतंत्र है वो है आपका लिच्छवी। कौन है, लिच्छवी है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र दोस्तों लिच्छवी, और लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, तो आपका वैशाली इसकी राजधानी थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक गणतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी में आपका, ठीक है ना, 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में जो ये आपका क्रांति हुई थी, है ना, इसमें जो क्रांति के जो मेन नेता थे वो थे डॉक्टर सन्यात सेन, और डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता, याद रखिएगा आपका, ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है ना। वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है, तो बहुत सारी नदियां हैं जो भारत के बाहर उद्गम होती है और भारत में वो प्रवाहित होती है आपकी, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। अब देखिए सतलज नदी कहाँ से निकलती है जी, तो सतलज की बात करें ना तो यहाँ पे है दोस्तों आपको तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत में दोस्तों आपके है मानसरोवर झील, है ना, और मानसरोवर झील के पास एक आपका राकस झील है ना। मानसरोवर झील के बगल में ही एक और झील है, उसका नाम है राकस, ठीक है, राकस ताल झील। कहीं कहीं लिख देता है राक्षस ताल, है ना, तो घबराइएगा नहीं, राकस ताल, है ना, याद रखिएगा, राकस, है ना, राकस ताल झील इसका नाम है, और वहीं से निकलती है दोस्तों आपको सतलज नदी। सतलज नदी जो है दोस्तों ये शिवालिक श्रेणी को पार करके हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर, है ना, आपके दोस्तों हरियाणा, पंजाब होते हुए दोस्तों ये चली जाती है कहाँ, तो ये चली जाती है पाकिस्तान में, और जाकर के सिंधु नदी से फिर ये मिलती है आपकी, ठीक है। चलिए अगर पूछे आपसे कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है जी, तो ब्यास नदी निकलती है दोस्तों रोहतांग दर्रा से, ठीक है, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड है आपका, ठीक है, रोहतांग दर्रा के पास एक ब्यास कुंड है, और वहीं से निकलती है आपको दोस्तों ब्यास नदी। अगर चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी जो है ना, ये कोई चिनाब नदी निकलती नहीं है, ठीक है। चिनाब नदी जो है ये दो नदियों की मुख्य धारा है आपका, ठीक है। एक का नाम था आपका चंद्र नदी, और एक का नाम है आपको भागा नदी। तो चंद्र और भागा जो नदियां हैं, ये दोनों नदी मिल करके दोस्तों निर्माण करती है चेनाब नदी का आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और चेनाब नदी फिर जाकर के मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में, तो ये सिंधु की सहायक नदी हो जाती है। अगर पूछे कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जो निकलती है दोस्तों ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है आपका, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपको पता ही है, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपका, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
अगला प्रश्न है आपका 24 हो गया, 25 चलिएगा। 25 नंबर सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था ना, किसे दिया गया था बताइए। मरणोपरांत, देखिए भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है आपका, और भारत रत्न की जो शुरुआत होती है भारत में 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है देने के लिए। सबसे पहले अगर जो दिया गया था वो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का, है ना। किनको दिया गया था, ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका 1966 ईस्वी में, है ना। मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब क्या है, तो होता है मरने के उपरांत, है ना। मरणोपरांत मतलब मरने के उपरांत सबसे पहले जो दिया गया था वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था आपका, है ना, 1966 ईस्वी में। ठीक है, 1900 देखिए मरणोपरांत बहुत सारे लोगों को दिया गया दोस्तों। एक तो आपको लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, सबसे पहले दिया गया था। इनके बाद अगर आप नोट करना चाहते हैं, कभी कभी छांटने के लिए दे देता है, तो एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया था 1988 ईस्वी में, है ना। एम.जी. रामचंद्रन 1988 में दिया गया था। बी.आर. अम्बेडकर को भी दिया गया था, है ना। बी.आर. अम्बेडकर को भी मरणोपरांत ही दिया गया था 1990 ईस्वी में आपका। ठीक है, 1990 में दिया गया था बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। इसके बाद जो मरणोपरांत दिया गया था के स्वामी कामराज को दिया गया था दोस्तों 1976 ईस्वी में, है ना। के स्वामी कामराज को भी दिया गया था आपका। ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा दोस्तों ये आपका भारत का जो सम्मान होता है, इसकी शुरुआत में आपको बता दिया 1954 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले मिला था। कब मिला था, तो 1954 में ही मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। देखिए एक चैत्र जो है ना, एक चैत्र जो पड़ता है दोस्तों, ये प्रायः किस दिन को पड़ता है, ये सवाल है आपसे। ठीक है, तो देखिए चैत जो होता है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आप सुने होंगे ना। तो ये जो हिंदी जो महीना है दोस्तों, चैत जो है दोस्तों, ये प्रथम माह माना जाता है ना। ये प्रथम महीना माना जाता है दोस्तों चैत को आपको। ठीक है जी, और अंतिम महीना कौन सा माना जाता है, तो वो फागुन माना जाता है ना। फाल्गुन इसको बोलते हैं हम लोग, फागुन करते हैं, है ना। इसको फाल्गुन लेकिन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग को लागू कब हुआ था, तो 1957 ईस्वी में इसको लागू किया गया था आपका। ठीक है, चलिए जी, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक चैत्र जो होता है आपको 22 मार्च को, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 22 मार्च हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 27 नंबर कि निम्न में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन का कुंजी कहते हैं दोस्तों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कौन सा दुर्ग है जिसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है। देखिए दक्कन की कुंजी किसको कहते हैं भाई साहब, तो 27 का हो जाएगा आपका असीरगढ़ को, है ना। किसको कहते हैं, असीरगढ़ जो दुर्ग है इसको दक्कन की कुंजी कहा जाता है। असीरगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, यानी कि जो किला है, इसको अहीर राजवंश, है ना, अहीर राजवंश के राजा आसा अहीर ने बनाया था आपका। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं दोस्तों, क्या होगा। देखिए स्तूप का मतलब क्या होता है ना, स्तूप होता है दोस्तों सांची, है ना। देखिए मैं इसका आंसर बता दूं पहले कि सांची के जो स्तूप है इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आपका। ठीक है, सांची का जो स्तूप है इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में राज्य के, है ना। किस जिले में है, तो रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है, वहीं पर आपका ये सांची स्तूप बनाया गया था, है ना। जो बौद्ध भगवान की जब मृत्यु हुई थी तो उनके जो अवशेष थे दोस्तों, है ना, उन पर ये आपका ये निर्माण किया गया था, आपको स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की जातक कथा किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है दोस्तों ये गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है आपका। ठीक है, कई बार आपको पूछा गया है, गौतम बुद्ध से संबंधित है और इनके पुनर्जन्म के बारे में इसमें कहानियां लिखी गई है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जातक कथा गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर होगा 30 नंबर आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा सभी लोग, एक बार, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक ही बार लाइक करना है, बार बार नहीं करना है ना, सिर्फ एक बार दबा के आपको छोड़ देना है। ठीक है, लाइक बटन को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था, क्या होगा। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को दोस्तों किस शीर्षक से अनुवाद किया था, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सिर ए अकबर के, है ना। किस शीर्षक से, तो सिर ए अकबर के शीर्षक से ये अनुवाद किया था दारा शिकोह ने।
फारसी में दोस्तों, है ना। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद किया था। किस कौन सा शीर्षक से? तो सिर ए अकबर के शीर्षक से आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि जो पन्नालाल घोष जी हैं ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। जी हाँ, तो पन्नालाल घोष जी है दोस्तों। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर ई तक दे दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर ई भी दे दिया गया है। तो पन्नालाल घोष जो है दोस्तों ये बांसुरी वादक है। कहाँ गए जी? बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर आपका आपको डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष। और एक चीज़ और कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। ए रहेगा, है ना, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा और ई भी रहेगा, है ना। 5-5 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था दोस्तों? बताइए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? 32 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये आरंभ किया गया था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का। और ये जो आरंभ हुआ था दोस्तों आपका 1927 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसने लिखा था। बताइए दोस्तों, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों ये किसने लिखा था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से संबंधित ये आपका ये वाक्य है और ये किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था दोस्तों आपको R.C. मजूमदार के द्वारा, ठीक है। R.C. मजूमदार ने यही लिखे थे दोस्तों कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो ये प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था आपका। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? बताइए, है ना। व्यापार के लिए तो भारत में बहुत सारे लोग आए थे, है ना। डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, क्या क्या नहीं आए, सब आए दोस्तों। सब कोई लूटा यहाँ पर, और इतना लूटा, दम भर लूटा आपको, है ना। क्योंकि इंडिया के लोग ही ऐसे थे, है ना। इंडिया के लोग ही ऐसे थे कि हमारा घर बच रहा है, दूसरे का घर लूट रहा है तो कोई बात नहीं है। एकता नहीं था ना, यहाँ पर लोगों के बीच एकता नहीं था आपका, और धीरे धीरे करके यही फायदा उठाया आपको फूट डालो और राज करो वाली, है ना। और ये चीज़ आपको आज भी देखने को मिलेगा समाज में आपको, है ना। आज भी ये समाज में अभी देखने को मिलता है। जिस समाज में दोस्तों एकता है वहाँ पर कोई मतलब कोई घुसपैठी नहीं चलता है ना। चलिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले जो यूरोपीय लोगों की प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, है ना। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और ये कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। और ये कहाँ आए थे दोस्तों? तो भारत के कालीकट जो है केरल में, है ना, यहीं पर दोस्तों ये सबसे पहले आए थे आपका। मेडागास्कर को पार करते हुए ये सबसे पहले आए थे आपका 1498 ईस्वी में आपका, ठीक है। चलिए, कालीकट के पास ये पहुंचे थे और यहाँ जो राजा था आपका जमोरी ने उन्हें इसका स्वागत किया था आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बताइए, सही बात है ना। राजनीति जो हमारा कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करता है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना, और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कथन किसका है ये आपसे पूछ रहा है। ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपके अरस्तु जी का, है ना। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु ने कहा है दोस्तों, है ना। अरस्तु यूनानी के दार्शनिक थे और जिनके गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 नंबर। 36 कहे कि यह कथन किसका है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। कथन है कि अकबर के शासनकाल में दोस्तों इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त जो मंजिल का निर्माण हुआ है उसमें 500 से लेकर के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन हो जाएगा आपका विलियम फिंच का ये कथन है, ठीक है। किसका कथन है? ये विलियम फिंच का ये आपका ये कथन है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 37 नंबर। 37 प्रश्न कह रहा है कि अकबर द्वारा 1967-68 ईस्वी में
चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था दोस्तों, बताइए। अकबर द्वारा 1967-68 ईस्वी में चित्तौड़ के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था, ऑप्शन देखिए, महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राणा अमर सिंह। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका, ठीक है, राणा उदय सिंह हो जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर आपका सी, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। देखिए, बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है, ये किस मिट्टी से है ना, आपको मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है दोस्तों बिहार की, वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत सारे लोगों को कछारी नहीं पता होगा, तो जलोढ़ मिट्टी का ही अगला जो दुरूप है दोस्तों, उसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी, ठीक है। इसमें चूना की बहुलता होती है, इसीलिए बिहार में दोस्तों चूना पत्थर ज्यादा मिलता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कछारी मिट्टी। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया गया है। 1 to 5 के लिए भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और जो 9-10 के जो बच्चे हैं, है ना, 9-10 के जो हैं आपके सामाजिक विज्ञान के, उनके लिए भी आपको पूरी तैयारी हो गई है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट आपको, इसमें कोई दो ही आपको पूछेगा एग्जाम में, है ना। आपको ये सारे नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और ये जो जितने भी नोट्स है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है आपका, ठीक है। और ये सारे जो मिलेंगे आपके नोट्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे दोस्तों आपका, ठीक है जी। देखिए, अब सब्जेक्टिव पढ़ने का समय नहीं रहा ना, सब्जेक्टिव पढ़ने का समय नहीं रहा। ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप फटाफट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर वाइज आपको सारे एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको बनाया गया है, जहां से आपको सारा मिल जाएगा। मात्र 251 दोस्तों इसमें अभी फिलहाल चार्ज है, ठीक है। ये नंबर आपको दे दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि श्वेत क्रांति जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है जी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है आपके श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब? तो 1970 ईस्वी में शुरुआत हुई थी श्वेत क्रांति की आपकी, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, है ना। अगर कहे कि दूध उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपके भारत में। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध क्रांति से ही आपका संबंधित है दोस्तों, है ना। दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया था ना। दी मदरलैंड नामक जो अखबार है, इसका कार्य जो संपन्न हुआ था दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 40 का हो जाएगा मजहरुल हक, है ना। किसके नेतृत्व में? मजहरुल हक के नेतृत्व में आपको ये हुआ था। और दी मदरलैंड का जो प्रकाशन हुआ था, ये आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। कहां से हुआ था दोस्तों? तो ये पटना से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, कहां से? पटना से ये आपका प्रारंभ हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखिए आपका 41 नंबर। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया भाई साहब? ये बनाया भारत और श्रीलंका, है ना। ये भारत और श्रीलंका के बीच आपका ये मैच होता है जनवरी 2023 में। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन का आपको जीत यहाँ पर होता है दोस्तों। भारत ने 15 फरवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। भारत ने श्रीलंका को हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपको, है ना। ये देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? 317 रन से भारत जीता था दोस्तों, है ना। और 317 रन से जीत हुई थी, है ना। ये रिकॉर्ड जीत है आपका दोस्तों, 317 रन से श्रीलंका को हरा करके, ठीक है। इसीलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा था कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है ना। ये 2023 का अवार्ड है आपका। और 28 क्रिटिक्स जो चॉइस अवार्ड है आपका, ये 2023 में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है आपको RRR। जी हाँ, RRR आप फिल्म ये देखे होंगे, है ना। RRR, है ना जी, ये देखे होंगे। इस फिल्म का जो गाना था नाटू नाटू, और दोस्तों इसी को क्या मिला था, है ना, इसी को दोस्तों आपका ये अवार्ड मिला था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43 नंबर। कह रहा है कि ग्लोबल टूरिज्म
रेसिलियंस दिवस पहली बार कब मनाया गया है ना? रेसिलियंस दिवस जो पहली बार मनाया गया था, ग्लोबल टूरिज्म, ये मनाया गया था दोस्तों आपका 17 फरवरी 2023 ईस्वी को, है ना? 17 फरवरी 2023 को ये मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 प्रश्न कह रहा है कि 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की गई है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपका, द टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा द टाइम्स ग्रुप दोस्तों, इसी को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी के लिए आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नदी के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको 14 मार्च, है ना? 14 मार्च को कार्य दिवस मनाया जाता है नदी के लिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको 46 नंबर कह रहा है कि द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया था? बताइए। ला पेरोस जो आयोजन हुआ है ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? भारतीय नौसेना, या फिर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना, या फिर फ्रांसीसी नौसेना, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना दोस्तों, है ना? संयुक्त राज्य नौसेना। आंसर क्या हो जाएगा 46 का? 46 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका फ्रांसीसी नौसेना, है ना? फ्रांसीसी नौसेना आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल चलते हैं 47 नंबर। कुछ करंट के भी यहाँ पर सवाल में लेकर के आया था। वर्ष 2023 में किन 2 देशों की वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है दोस्तों, है ना? वर्ष 2023 में किन 2 देशों की वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना और भारत के बीच में, है ना? हिस्सेदारी जो है ना, ये दोस्तों कह रहा है कि किन 2 देशों के बीच वैश्विक वृद्धि में जो आधी हिस्सेदारी होने का उम्मीद है? भारत और चीन के बीच में दोस्तों आपका, ठीक है? भारत और चीन के बीच में, है ना? इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था का 3% से कम बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य निकायों जैसे कि सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण में भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व एक व्यापार है ना? विश्व एक व्यापार नहीं, परिवार है भाई साहब, गलती लिखा गया है। विश्व क्या है मैं आपको सुधार कर दे दूंगा। विश्व एक परिवार है। संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे कि सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक्स ड्रग पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण से भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है 49 नंबर सवाल, कह रहा है कि पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटेशन, है ना? इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना किसने लिखी थी? बताइए। इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना किसने लिखी थी, है ना? थोड़ा बहुत लंबा पुस्तक है दोस्तों, है ना? बहुत बड़ा नाम है इसका। पुस्तक का नाम है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि अंबेडकर एंड मोदी, है ना? रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना इलैया राज ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था? इलैया राज ने, है ना? बहुत लंबा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट सवाल है कि मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना? मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वो हो जाएंगे नारी टंडन। जी हाँ, वो कौन है? नीरा टंडन, नारी नहीं नीरा टंडन है ना? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, ठीक है? तो कुछ करंट के भी सवाल थे यहाँ पर, और ये कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, है ना? इसका आंसर दे दिया गया है, आप इसको टेस्ट के रूप में एक बार दीजिएगा और कितना आप लोग सही करते हैं ये आप लोग चेक करिएगा दोस्तों, है ना? चलिए, तो ये टेस्ट नंबर आपका 55 था और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये नंबर दे दिया गया है 7857824310। अभी 50% ऑफ कर दिया गया है फीस को, है ना? तो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं जितना जल्दी हो सके, है ना? समय आपके पास अब ज़्यादा नहीं है, मात्र 40 दिन दोस्तों आपके पास एग्जाम में बचा है और इसी 40 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो पीछे जितनी भी क्लासेज हो गई है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से आप फटाफट पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जो 1 to 5 के बच्चे हैं या फिर जो 9-10 के बच्चे हैं, है ना? सभी के लिए दोस्तों अलग अलग आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है? 9-10 में जो आपका 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 1 to 5 में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ऑनलाइन आपको पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम
और जो भी पे करेंगे तो इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे। पेमेंट करने के बाद मैं आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर रात में आपकी क्लास होगी, है ना, कितने बजे से? तो 9 बजे से सभी लोगों को आना है क्लास में, है ना। वहाँ पर हम लोग पॉलिटी का टेस्ट आज देखेंगे और पॉलिटी का होगा आज चैप्टर नंबर 5 रात्रि में 9 PM से दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी रात में, तो सभी लोगों को अपना अपना जुड़िएगा। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। कोई समस्या हो तो बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद, थैंक यू।